हज मिशन 2023 का बाकायदा अमल जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है और इसी के तहत नए साल में हज के लिए दरख्वास्त फॉर्म्स भी जारी किए जाने के इम्कानात हैं। और जो हज को जाने वाले ख्वाहिशमंद हैं, हिंदुस्तानी आज़मीन हैं, उनके अंदर एक तशवीश भी है कि अभी तक कोई पॉलिसी का जिक्र नहीं हुआ है, कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। और इन तमाम बातों से हम पर्दा उठाने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं। ख़ास मुलाकात में जो आज हमारे साथ बतौर मेहमान शामिल हुए हैं वो कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन हैं और 25 साल से बीजेपी पार्टी से वाबस्ता हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी से लेकर वो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुके हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है इस वक्त कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब रऊफ कचेरीवाला साहब से। जी सर, मैं आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से जी मुंसिफ टीवी को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि मुझे ख़ास बात की इंटरव्यू में आपने दावत दी और मैं इस इंटरव्यू को कबूल किया। जी पहली बात यह है कि हमारे सेंट्रल हज कमेटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके हाल ही में एक मिनिस्ट्री चेंज हुई है। जहाँ पहले हमारे मुख्तार अब्बास नकवी थे, जी उनको जाने के बाद सुमिति ईरानी जी आए हैं। तो काफ़ी एक उन्होंने बनने के बाद एक मीटिंग दिल्ली में रखा गया था जो ऑल इंडिया के सभी स्टेट के हज कमेटी के चेयरमैन को उन्होंने इन्वाइट किया था। उसमें उन्होंने नए जितने भी गाइडलाइंस हैं और जितने भी आने वाले दिन में जो भी हज के प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर उन्होंने मीटिंग करके जानकारी ली है। पहली तो बात यह है कि जितने गाइडलाइंस बने हैं और पहले के जो गाइडलाइंस थे उसी गाइडलाइंस के मुताबिक चल रहा है। शायद आने वाले दिन में सुमिति ईरानी जी नए गाइडलाइंस जारी करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 2022 का हमारा हज हो चुका है जी क्योंकि हज की कोविड की महामारी की वजह से काफ़ी दिक्कतें आए थे। बल्कि सऊदी हुकूमत भी काफ़ी परेशान थी कि इस वक्त दूसरे ममालिक से हाजियों को बुलाए या ना बुलाए, क्योंकि कोविड का बहुत बड़ा मसला था। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लगभग 50% उन्होंने हाजी को बुलाया था, जिसमें हमारे इंडिया से 50% हाजी इस वक्त आज़मीन जो है हज के लिए गए। तो उस समय जो है काफ़ी पेमेंट का सवाल था कि रेट काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि लोग जो है जाने के लिए बहुत क्यू में थे, क्योंकि 2 साल से हज कोविड की महामारी से नहीं हो पाया था। तो 2022 अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे पैमाने पे हुआ है। जितने भी आज़मीन जो हज को गए काफ़ी तारीफ़ किए, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने काफ़ी कोविड के कंडीशंस को उन्होंने फॉलो किया था। अब 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केंद्र यूनियन मिनिस्टर सुमिति ईरानी जी जनवरी 1st वीक में ओपन करने वाले हैं। अभी मैं सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन हमारे कुट्टी साहब से भी कुछ ही देर पहले आप ही के स्टूडियो में बैठ करके मैंने फ़ोन पे बात किया। ऑलमोस्ट 90% उन्होंने 1 जनवरी 1 का उन्होंने ट्वीट किया था। सर, यही एक तशवीश है कि 1 जनवरी का एक ट्वीट फेसबुक पर उन्होंने डाला कि 1 जनवरी से हज के जो फॉर्म्स है वो दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक सर्कुलर बाज़ाब्ता तौर पर जारी नहीं हुआ है। उसमें काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुके हैं। अभी जो मुझे मैसेज मिला है सेंट्रल हज कमेटी के हमारे CEO और इंक्लूडिंग चेयरमैन से, अभी काफ़ी गाइडलाइंस चेंज किए गए हैं। सेंट्रल हज कमेटी के जो पहले गाइडलाइंस होते थे उसी गाइडलाइंस के मुताबिक हम लोग प्रोसीजर को फॉलो करके डेट को अनाउंस करते थे, दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, काफ़ी कंडीशंस हमने चेंज किया है। चेंज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी कंडीशन को चेंज किया है। पिछले जो मीटिंग में हुई थी कि एक तो जहाँ हमारे हिंदुस्तान के हाजी जाएंगे तो वहाँ पे दूर रहते थे, वो दूर रहने का भी मसले को उन्होंने हल किया है। और तीसरी बात ये है कि वहाँ के जो हमारे लोग हाजी जाते हैं बसेस चेंज करके जाना पड़ता है, तकलीफ होती थी, उसके ऊपर भी गौर किया गया है। और जो सऊदी रियाल देते थे उसका भी एक मसला आया था। तो ये तमाम चीज़ें काफ़ी मीटिंग में उन्होंने रिडक्शन किया है। यानी कि उसको कट किया है कि हाजी को कम से कम खर्च में जा सके। और दूसरी बात, जब दूसरा ममालिक वाला सऊदी अरब में कम से कम खर्च से मुराद क्या सर? जो लास्ट टाइम पे जो अमाउंट था तो क्या उससे भी कम होगा या फिर आज के एतबार से कम होगा? नहीं, कम होगा। पिछले जो अमाउंट था लगभग 4 लाख के आसपास हमारा जो खर्च था एक हाजी के आमिज़ीन जो हज को जाने वालों के लिए, लगभग अब 1 लाख आसपास कम होगा। और दूसरी बात मैं आपको बार बार आपके चैनल के माध्यम से मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं गाइडलाइंस में।
अच्छा, गाइडलाइंस इस तरह का चेंजेस हो रहे हैं कि हमारे हाजी को सऊदी अरब में अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छा, अच्छे रूम्स मिले, ट्रांसपोर्टिंग सिंगल ट्रांसपोर्टिंग मिले, और हर स्टेट के हाजी को उनको उस तरह का खाना मिल सके। अच्छा, तो ये तमाम चीज़ें कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स थे, उस प्रॉब्लम्स को भी सुमित ईरानी जी कट किए है। तो उसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ फॉर्म जारी करने में देरी हो रही है, जी, और 2-4 दिन शायद आगे पीछे हो जाएंगे। जी, लगभग 1 तारीख 2023 जनवरी को जी, लॉन्च होगा, डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म है, जी। या नहीं तो लगभग 5 तारीख के आसपास में एप्लीकेशन फॉर्म। जो सर, जैसा कि पॉलिसी है 5 साल में तब्दील होती है वो, लेकिन तो क्या इस बार वो पॉलिसी वही अपनाई जाएगी जो पुरानी पॉलिसी है, या फिर इसके अंदर भी कुछ रद्दोबदल होंगे? इसके बाद होना चाहिए दरोबदल। जी, तो किस तरह के रद्दोबदल का इरादा रखते हैं हज देखिए, कमेटी? हज कमेटी ये चाहती है कि पहले हमारे जितने भी हाजी पैसा खर्च करके सऊदी अरब जाते हैं, एक तो देखिए अभी हमारे पास एक पहला कंडीशंस रखा गया था जी, कि हाजी लेडीज और जेंट्स, जी, जनाना और मर्दाना होते जी, हैं। यहाँ से एक फैमिली आपकी हज को जा रही है 4 लोग मिलके, बिल्कुल, और वहाँ पे जैसे रूम मिलता है तो किसी और फैमिली को आपके साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला था, अच्छा। क्योंकि लोगों को गोशा पर्दे का जी, मसला है, बिल्कुल। एक फैमिली अपनी अलग से रहती, वहाँ जाने के बाद किसी और को वहाँ पे ज्वाइन होते थे, अच्छा। सबसे बड़ा मसला। तो अब इस बात पे गौर कर रही है गाइडलाइंस में, जी, जेंट्स को अलग रखा गया है, अच्छा, लेडीज लेडीज को को अलग, अलग रखा जाएगा। जी, सबसे पहला प्रेफरेंस। जी, जी, दूसरा, ये पॉलिसी में शामिल ये है। पॉलिसी में शामिल है, जी, ये इस हज कमेटी के जो पॉलिसीज है, जी, इस पॉलिसी में ही इंक्लूड किया जा रहा अच्छा, है। क्योंकि आगे जाएंगे तो हमारे जो पॉलिसी बनेगी, हमारा जो रेजोल्यूशन बनेगा, हमारा रेजोल्यूशन पास होके जाएगा, तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट से जब वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट को हमारे जो कंडीशंस रहेंगे, जी, हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ हज कमेटी इस गाइडलाइंस पे चलने वाली है, उसी गाइडलाइंस के मुताबिक सऊदी हुकूमत से फैसिलिटी लेगी। अच्छा, क्योंकि देखिए अब वहाँ पे सऊदी अरब में होता है, मैं तो जी, हज कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद 1 साल का मौका था कि कोविड की महामारी की वजह से हम नहीं जा पाए, हालांकि हम जाना चाहिए था, जी, लेकिन इतना कम शेड्यूल था, डेली 3-3 फ्लाइट थे, अच्छा, और जो है इतना टेस्ट वगैरह करवाना था, लगेज का था, तो काफ़ी शॉर्ट टाइम मिला था 2022 का। अच्छा, तो बहुत शॉर्ट टाइम में हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, जी, जी, तो उसकी वजह से हम सऊदी अरब जा नहीं पाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जाएंगे, हमारे हाजी कर्नाटक के हो, तेलंगाना के हो, आंध्रा के हो, हम ये चाह रहे हैं कि उनको अच्छे से बिल्डिंग मिले, सेपरेट उनको लेडीज़ और जेंट्स का अरेंजमेंट हो। अगर लेडीज और जेंट्स को अलग कर दिया जाए सर, मान लिया जाए, जो उम्र रसीदा लोग होते हैं लेडीज, अगर उनके साथ में जो महरम होते हैं जेंट्स, अगर कभी उनको ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वो किस तरह उसका नहीं, सामना पास में ही करेंगे? रखेंगे, रूम्स वगैरह अलग से, यानी कि करीबी होगा, फासला ज़्यादा नहीं हाँ, होगा। ना होगा। जी, और ये तो पहला सवाल, जी, पहला इसके करने। दूसरा और एक ये चाहते हैं, जी, आप जब उतना पैसा दे के सऊदी अरब जा रहे हैं, आपको इतने कुछ गवर्नमेंट कंडीशंस करके आपको फैसिलिटी दे रही, क्यों ना आपको अलग से सेपरेट रूम दे दे। अच्छा, भाई आपके फैमिली है, आपके 5 लोग हैं, 5 लोग को सेपरेट हो, किसी और को इंटर ना करें। जी, हमने स्ट्रिक्टली सभी हज कमेटी के चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, इस बात का मुद्दा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखा है अच्छा, कि पहला आप कंडीशन ये कीजिए कि हर फैमिली को एक अलग से रूम अलाट करवा दीजिए। वो फैमिली भी इंडिपेंडेंट रहेगी, उनके अपने अंदाज से खाना खाएंगे, बैठेंगे, अपनी जो आज़ादी है वो आज़ादी कर सकते, किसी और के सामने नहीं जा सकते। तो इतना कुछ करने के बाद वहाँ पे जाके इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, दूसरा, रूम्स जहाँ मदीना में है या मक्का में है, काफ़ी दूर हमारे रूम्स होते थे, हो जाते हैं सर। तो वो रूम्स के लिए भी हम लोग बोले कि करीब में रखना चाहिए, जी, और पॉश रूम लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम लोग को कुछ वहाँ के जो भी हमको कफिल्स रूम जो रेंट पे देते हैं, अच्छा कंडीशंस में देते हैं, लेकिन बाद में कोई वॉशरूम का प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, तो ये तमाम चीज़ें भी हम लोग इसमें बताए हैं। जी, तीसरी बात और एक ये है कि और जो दूसरे कंडीशंस जो लगाए थे, जैसा कि कोई टेस्ट का मामला था या कुछ लगेज का मामला था, जो ब्रीफकेसेस देने का मामला था, या और भी जो भी एक्सपेंसेस होते थे, वो काफ़ी चीज़ों को हटाने का काम नए गाइडलाइंस में होगा इंशाल्लाह। अच्छा, जी सर। जैसा कि अभी आपने कहा कि इस बार हज सस्ता होगा, तो कहाँ तक सस्ता होगा, कुछ अमाउंट वगैरह आप जो उस ताल्लुक से अगर खुल के बता देंगे तो वो जो ख्वाहिशमंद आज़मीन होंगे तो उन्हें कुछ हद तक राहत भी मिल सकेगी, एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लगभग देखिए, मेरे जहाँ तक ख्याल है 1 लाख के आसपास, 1 लाख जी, के आसपास अमाउंट कम होगा। अच्छा, क्योंकि पहली जो हज कमेटी में काम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम किए हैं। लगभग 20 साल से जो भी गवर्नमेंट
मिनिस्टर्स थे वो काम करते आए। जी जी। तो वो रूटीन चलते रहता था। ये हमारी सऊदी एयरलाइंस को उन्होंने टाइप करते थे कि पूरे हिंदुस्तान से हर चीज़ सऊदी एयरलाइंस को लेके जाएंगे, और दूसरा हमारे इसी जगह हमारे लोग रहेंगे और हमारे लोगों को ये देना, तो वो रूटीन चलते आ रहा था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा। कहीं ना कहीं वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। अभी हम लोग परसों मीटिंग में बैठ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किए। उसमें सेंट्रल मिनिस्टर जो सुमिति ईरानी जी है, काफ़ी उन्होंने भी चेंजेस करने की बात की है। तो अगर वो चेंजेस कर सकते हैं तो हमारे हाजी को लगभग 1 लाख रुपए बचने के चांसेस है जी। कि जैसा कि एयरलाइंस का मामला है, बिल्कुल। तो पहले एक ही एयरलाइंस को हम लोग चॉइस करते थे। अच्छा, तो इस बार कितने एयरलाइंस को चूज किया गया सर? अभी तो उसकी बात नहीं हुई। लास्ट टाइम पिछले बार हमारी सऊदी एयरलाइंस पूरे हाजी को ले जाती थी, तो उन्होंने एयरलाइंस वाले क्या चार्ज करते थे हमारे हज कमेटी के लिए, वहाँ से एमटी फ्लाइट RSO भी चार्ज करते थे। अच्छा। जब 35,000 का टिकट हम लोग 17,000 देना पड़ता था। अच्छा। तो उस पर भी गौर किया गया है। जी जी। आपका टिकट अगर जाना आना है तो 35,000 का टिकट होता था। जी जी। तो हज कमेटी 70,000 लेती थी। अच्छा। 70,000 ले करके उस एयरलाइंस वाले को बात करती थी, और एयरलाइंस वाला क्या करता था, जहाँ से वापस छोड़ के आ रहा है वो आने का भी चार्ज करता था। अच्छा। तो अभी हमने एयरलाइंस से भी उन्होंने बोला कि भाई हमको नहीं चाहिए, जो हमें फैसिलिटी देगा हम उतना चार्ज देंगे, आपकी एयरलाइंस को खाली तो लेके आओ, पैसेंजर से लाओ। तो ऐसे कोई टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें अगर हम लोग सॉल्व करके अगर सही एक मोमेंट पे आते हैं, सही अगर डिसीजन ले सकते हैं, तो आने वाले दिन में लगभग 1 लाख रुपए कम होने के चांसेस हैं। सर, हाल ही में मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने जो हज कमेटी जो हज इंतज़ामिया की एक जायज़ा मीटिंग तलब की थी, आप भी उसके अंदर मौजूद थे, तो उस ताल्लुक़ से कुछ बताइए कि किस तरह के इंतज़ामात का वहाँ पे जिक्र हुआ और किस तरह के इंतज़ामात लेने की कोशिश की जाएगी? देखिए, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ स्मृति ईरानी जी को। वुमेन्स और चाइल्ड मिनिस्ट्री में भी अभी फिलहाल उनका मंत्रालय है। जी जी। काफ़ी बाद में HRD मंत्री रही है, काफ़ी मिनिस्ट्री में उन्होंने पोर्टफोलियो लेके काम किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है। और मैं समझता हूँ हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की बहुत करीब में भी है, क्योंकि गुजराती होते हुए करीब में भी हैं और काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी उन्हें अनुभव है। इसके साथ साथ पार्टी का भी उनको बहुत अच्छा संगठन का मामला है। तो स्मृति ईरानी जी ने उस मीटिंग में इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, उस मीटिंग के अंदर 2 ऑफिसर को स्पॉट सस्पेंड किया है। जी जी। उन्होंने बोले कि मेरे हाजी का मोबाइल का डाटा कोस्कर है। अच्छा। मेरे 1 लाख हाजी यहाँ से इंडिया से मैं क्वेश्चन रेस किया था। अच्छा। मैं उस मीटिंग में क्वेश्चन रेस किया और तुरंत इंक्वायरी स्पॉट पे कराया मैडम। अच्छा। मैं मैडम को बोला, मैडम आप कोई जैन करके कोई मोबाइल का सिम कार्ड मेरे हाजी को दे रहे, मेरे हाजी में से इंडियन हाजी को दे रहे। तो इस वक्त के हाजी 2022 में जो गए 1 लाख के हाजी गए, 1 लाख हाजी किसी कंपनी वाला 1 लाख हाजी का डाटा ले लिया और उसको सिम कार्ड दिया। जब आप हाजी जा रहे हैं तो आपका सिम कार्ड कब देंगे? आपका डाटा लेके ही सिम कार्ड देंगे। आधार कार्ड होगा, आपका पासपोर्ट होगा, आपका फोटो होगा, उसी के बाद आपका जो है मोबाइल नंबर चार्ज करके देंगे। जाहिर सी बात। तो हमारे हाजी का एक सिम कार्ड लिए, सिम कार्ड उन्होंने सऊदी अरब की हुकूमत से चाहे हमारी इंडियन गवर्नमेंट से वो कुछ टाइप करके लिए थे, वो सिम कार्ड यूज़ नहीं हुआ। अच्छा। बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम था। फिर हमारे इंडियन हाजी यहाँ का ही मोबाइल को इंटरनेशनल रोमिंग करके बात करना पड़ा। एक तो नया सिम कार्ड दिए, दूसरा तो आदमी को दिक्कत होती फ़ोन नंबर देने के लिए, तीसरी बात नेटवर्क चलता ही नहीं वो। अच्छा। तो वो हाजी परेशान। अभी इंडियन है, आप बोलेंगे कि मैं इंडियन हाजी है, मेरा नंबर 9844 समथिंग का बता देंगे। आपको मैं तुरंत एक नया सिम कार्ड दूं तो आपको नंबर बोलने के लिए तकलीफ हो जाएगी। एक तो आपको हज को जाना है, आपके कई अरकान पूरे करना है, आपको वहाँ का ही बहुत काम है, फिर कहाँ से नंबर बोलेंगे? तो मैं एक शिकायत रखा था स्मृति ईरानी जी के सामने कि मैडम जितने हमारे हाजी को सिम कार्ड दिया गया वो सिम कार्ड यूज़ नहीं हुए और काफ़ी हमारे हाजी लोग परेशान रहे सऊदी अरब में। उसके साथ साथ यही कि उनका जो सिम कार्ड था उसी को इंटरनेशनल रोमिंग करा करके वो यूज़ किए और वही पे बातचीत होती रही। तुरंत उन्होंने कौन ऑफिसर लिया उसको इस तरह से उन्होंने एक्शन लिया कि मेरे हाजी का 1 लाख हाजी का मुझे डाटा चाहिए। अच्छा जी। 1 लाख हाजी का मुझे सिम कार्ड कहाँ है दो बोल के बैठे हैं लोग। अब कुछ बोल नहीं सके तो तुरंत उसको स्पॉट पे सस्पेंड किए, इंक्वायरी डाल दिए। इस पे इंक्वायरी होना चाहिए, कुछ फ़र्क पड़ेगा तो हम जेल भेजा देंगे। अच्छा। ये अल्फाज मीटिंग में स्मृति ईरानी जी के थे। जी।
और दूसरा 2022 में एक बहुत बड़ा मसला आया था, जी तेलंगाना में भी आया, आंध्रा में भी आया, हमारे कर्नाटक में तो बहुत बड़ी मसला पेश आया। जी एक तो वक्त बहुत कम था हाजी को भेजाने का, जी बिल्कुल। उसके साथ साथ उन्होंने सूटकेस दिए थे। अच्छा हर हाजी को 2 ब्रीफकेस दिया था सेंट्रल हज कमेटी से, अच्छा वीआईपी के। वो सूटकेस उन्होंने डायरेक्ट हज कमेटी ऑफ तेलंगाना को नहीं दिए, जी उन्होंने आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रीफकेस डिस्ट्रीब्यूशन किए किसी एजेंसी को। अच्छा निज़ामाबाद एक दिन, हैदराबाद एक दिन, जहराबाद, समथिंग आपके जो भी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल। है। तो जैसा हमारे यहाँ बेंगलोर, गुलबर्गा, रायचूर, बल्लारी, जी तो वो हाजी को सूटकेस पहुंचे, नहीं मिल नहीं पाया पहुंचे, टाइम पे, बिल्कुल, वक्त पे। बिल्कुल। तो वो लोग का फ़ोन क्या आता था हज कमेटी ऑफ कर्नाटक को, अच्छा बोले चेयरमैन साहब हमारा ब्रीफकेस नहीं आया, बोले हम हज को जाने वाले, हमारा लगेज पैक करना है। तो वो भी हमारे हज कमेटी को फेस करना पड़ा। अच्छा तो हमारे मेंबर्स, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे ऑफिशियल स्टाफ उसको 4 दिन फॉलो करते रहना पड़ा, अच्छा क्योंकि उस कंपनी को उन्होंने टेंडर दिए, कंपनी वाला किसी एजेंसी वाले को दिया, एजेंसी वाला किसी प्राइवेट वाले को बताया, वो उनको सेंट्रल स्टेट हज कमेटी वाले ने डाटा दिया। वो बोला जहराबाद में इतने रहते हैं, आप संगारेड्डी में इतने रहते हैं, फला जगह इतने रहते हैं, उनको टाइम पे नहीं पहुंचना। तो वो भी हज कमेटी को फेस करना पड़ा। तो लोग क्या समझेंगे, पिलग्रिम्स आप हज को जा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी स्टेट हज कमेटी पे जिम्मेदारी है भाई, हमारा पासपोर्ट लेंगे, वीज़ा देंगे, तमाम जानकारी हमको उनसे मिलती है। बिल्कुल तो वो भी उसमें भी बहुत बड़ी कोताही हुई है, बहुत बड़ा घपला हुआ। उसके बारे में भी इमीडिएटली मैडम ने सस्पेंड किए हैं। अच्छा जो भी उसमें इंक्वायरी थी, मैं इंक्वायरी करवा के जी। वो करती है, और आने वाले दिन में हम ब्रीफकेस नहीं देंगे। तो फिर इस बार वो उस जो सिम कार्ड के और इस ब्रीफकेस के ताल्लुक से फिर क्या इकदाम लिए जाएंगे, क्या ये मुहैया किए जाएंगे, अगर मैडम करेंगे तो फिर किस तरह के एहतियाती इकदाम होंगे? नहीं, देखिए अभी हमारे हाजी को हम सिंपल, मेरे जहाँ तक है नया गाइडलाइन जो बनेंगी, जी हाजी को जाने की अच्छी सी ट्रेनिंग दी जाएगी, परफेक्ट ट्रेनिंग लिया जाएगा। हाजी को बोलेंगे आप 30 किलो लगेज लेना है, आप अपने बैग पैकिंग कर लीजिए, जी आप अपने बैग में लेके जाइए। अच्छा अब किसी हज कमेटी ना चार्ज करेगी ना लेगी, क्योंकि हमने हज कमेटी पिलग्रिम से हमने चार्ज किया था। अच्छा हज जो आज़मीन जो हज जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको चार्ज की थी। ठीक तो अभी बोले अब ना चार्ज करेंगे ना हम सूटकेस देंगे। अच्छा वो आप अपने दिल में वीआईपी लो या पैनासोनिक लो, समथिंग अने ब्रांड्स जो आपको ब्रीफकेस पसंद है, आप अपनी पैकिंग 30 किलो की करना है, आप अपना ब्रीफकेस लेंगे। उसमें एक हमने हाजी को बचाया है। दूसरा, सिम कार्ड के लिए आपका ही सिम कार्ड रहेगा, आप ही इंटरनेशनल रोमिंग कर लीजिए। हमने जहाँ पे भी हमारे वॉलंटियर्स हैं वहाँ पे डाटा एक वहाँ पे काउंटर लगा देंगे, कोई टाटा वाला है उसी को, एयरटेल है वाला, बीएसएनएल, वो उसको हेल्प करके उनको इंटरनेशनल रोमिंग करके देंगे। किसी प्राइवेट कंपनी वाले को हम डाटा अपना नहीं देंगे, ना ही सिम कार्ड देंगे। तीसरी बात रियाल की आती थी जी हमने हमारे अमाउंट, आपका ही अमाउंट जो हाजी अमाउंट अपना पे करता है, उसी अमाउंट में से हम लोग सऊदी रियाल देते थे। ये रूटीन 12-15 साल से चलते आ रही थी कि 2100 रियाल, 2100 2100 रियाल हम लोग देते थे। तो उसमें भी किसी एक बैंक को टाइप करके वो रियाल देना, हम इंडियन करेंसी देना, वो कहीं कुछ प्रॉब्लम होता था। अच्छा तो वो भी निकाल दिया गया है। आप हाजी को आज़ादी रहेगी, आपको कितना रियाल लेके जाना है, लेके जाने की इस पे कुछ पाबंदी नहीं है, आप 2100 से कम या बढ़ के भी ले जा सकते हैं, कितना भी लेके जा सकते हैं आप। रियाल में कोई पाबंदी नहीं है। आप अपने बैंक से, किसी भी आप नेशनल बैंक से आप अपना अकाउंट है जगह कांटेक्ट कर सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में आप रियाल लेकर के जा सकते हैं। कोई आपको रियाल में रोक नहीं रहेगा, लिमिट नहीं रहेगी। तो ये सहूलत सिर्फ आज़मीन के लिए रहेगी, आज़मीन के रहेगी, जो हज को जाएंगे आज़मीन के लिए रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ ही दिन में आपके चैनल पे हम फिर से नए गाइडलाइंस लेके आएंगे, तो उसमें काफ़ी अच्छा हाजी को फ़ायदा होने के चांसेस है। सर ये कितना कोटा मुख्तस किया गया है, यानी कि कितने लोगों के लिए हज इस बार होगा कुछ इस ताल्लुक से? और अगर होगा तो तेलंगाना रियासत के लिए, जैसे कि आप तो कर्नाटक के हैं, जाहिर सी बात है आपको कर्नाटक रियासत के हिसाब से वहाँ का तो पता होगा, और तेलंगाना रियासत के लिए कितना कोटा मुख्तस होगा, कितने लोग जा पाएंगे? देखिए एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन पे उन्होंने कोटा डिवाइड करता है। अच्छा, आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिलग्रिम्स के लिए अलॉटमेंट करती है। पिछले अभी हमारे जो हाजी कोविड से पहले जाते थे 6500 हाजी कर्नाटक से जाते थे, उसी तरह का तेलंगाना का भी सेम बैलेंसिंग है।
अभी तो आज मैं तेलंगाना के स्टेट हज कमेटी गया था, वहाँ के मोहम्मद सलीम साहब जो चेयरमैन हैं, उन्होंने उनका स्टाफ आज मुझे काफ़ी गार्लैंडिंग किया है। दोपहर पे उन्होंने अपनी कमेटी की तरफ से मुझे लंच के लिए भी इनवाइट किया था। काफ़ी अच्छा वो तेलंगाना हज कमेटी भी डेवलप कर रही है, नए नए गाइडलाइंस, नए चेयरमैन बने हैं, काफ़ी उनको भी एक्सपीरियंस है। हमारे सलीम साहब जो है वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, MLC रह चुके हैं, अभी हज कमेटी के भी चेयरमैन बन के काम कर रहे हैं। वो बता रहे थे कि तेलंगाना में हम नया एक हज हाउस बनाने की भी तामीर कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ों को स्टाफ में भी हम लोग काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं और पूरे गाइडलाइंस को हम पाबंदी से फॉलो करना चाह रहे हैं। तेलंगाना का ये चैलेंजिंग है और मुझे इसकी जिम्मेदारी मिली है एक हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से। मैं मुझे बोल रहे थे कि मैं अच्छा सा जो है इस समय 2023 में काफ़ी अच्छा हम हाजियों को सहूलतें पहुँचाएंगे, बल्कि तमाम चीज़ों से उनकी हमारी मशवरा हुई और भी कुछ ऑफिशियली डिस्कशन भी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हमारा और कर्नाटक का तेलंगाना का कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। लगभग 6,500 के आसपास तेलंगाना के हाजी भी जाएंगे। अच्छा, तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश, एक तो तेलंगाना का कोटा होगा। अच्छा, दूसरा आपका जो यहाँ से जाने वाले एयरपोर्ट से रहेंगे, अच्छा, तो शायद आपके कुछ एयरपोर्ट्स भी मिलता है हमारे जैसा कि कर्नाटक का बीदर, गुलबर्गा, यादगीर आता है। अच्छा, जैसा कि आंध्रा का तुम्हारा ये महबूब नगर, वो महबूब नगर तो यहाँ तेलंगाना तो और भी मीन्स विजयवाड़ा के कुछ जी लोग आते हैं। विजयवाड़ा जी, तो क्योंकि अनंतपुर के और आंध्रा का जो अनंतपुर है, अनंतपुर चित्तूर के हमारे यहाँ से हाजी जाता है, कर्नाटक स्टेट से हाजी जाता है। तो काफ़ी वो भी चेंजेस होने के चांसेस है अभी। अच्छा, जो स्टेट वाइज जो डिस्ट्रिक्ट को जो होता था उसमें काफ़ी लास्ट कोविड के टाइम पे ये देखा गया था कि जो उम्र रसीदा लोग थे उन्हें मतलब हज के लिए रोक दिया गया था कि जिनकी उम्र ज़्यादा है 70 साल 80 साल या उस एक उम्र की हद रखी गई थी। तो अभी भी माहौल इस तरह से बना हुआ है कि अब सुनने में ये आ रहा है कि कुछ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। तो क्या फिर ये वो पॉलिसी को जो उम्र रसीदा लोगों के लिए रखी गई थी वो इस बार बरकरार रहने के इम्कानात हैं या फिर इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं कि यानी कि जो उम्र रसीदा लोग हैं वो भी जा सकते हैं? देखिए ये तो सऊदी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि हम लोग को तो डाउट था कि पहला सऊदी को हाजी जाएगा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग थी, क्योंकि इससे पहले साल में हाजी अपना पेमेंट पे करने के बावजूद भी सऊदी अरब नहीं बुला सकी, तो वो लोगों को रिटर्न वापस करना पड़ा। इस वक्त भी ऐसे गाइडलाइंस आए थे, पहले तो बताए थे 10 साल तक के छोटे बच्चों को नहीं लेके जाना है, फिर 65 साल के ऊपर के ज़ईफ लोगों को नहीं आना है, फिर बाद में गाइडलाइंस फिर सऊदी अरब ने चेंज कर दी, नहीं आप 0 to 60 ईयर्स तक आ सकते हैं, 60 ईयर्स के अबाव नहीं आना है। तो 60 ईयर्स के लोगों को हम लोग फिर उतने ही लोगों को फॉलो किए, फिर 10 ईयर्स के बच्चों तक एप्लीकेशन नहीं डाले थे, क्योंकि अब किसी फैमिली में ख्वाहिश करते अपने बच्चों को लेके जाने की, किसी की 2 साल 5 साल उम्र होती तो वो लोगों को भी नहीं लेके जाना, बल्कि सऊदी हुकूमत ने गाइडलाइंस जारी की थी कि 0 to यानी कि बर्थ बच्चे से लेके 10 साल की उम्र तक बच्चों को हज अलाउ नहीं है और 60 साल के ऊपर के लोगों को हज अलाउ नहीं है। फिर कुछ दिन के बाद सऊदी अरब फिर गाइडलाइंस चालू करी, नहीं आप 65 एज तक के लिमिट के जा सकते, उसके बाद नहीं जा सकते। तो उस वजह से भी 50% उन्होंने कोठा दिया सर। था। ये हज करप्शन की एक जो बातें सुनने में आई हैं, तो हज करप्शन ये किस तरह का करप्शन है, किस तरफ इशारा है और ये किस तरफ जोड़ने की बातें हो रही हैं, सर थोड़ा ही बताएं। देखिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट हज कमेटी, उनके चेयरमैन, उनके मेंबर्स, ऑफिसर्स मिल करके सऊदी अरब में जितने हमारे हाजी हिंदुस्तान के जाते हैं, इस वक्त तो 1 लाख हाजी गए थे। अगर ये कोविड की कंडीशन, महामारी अगर हट गई, नेचुरल हमारा कोठा तो लगभग 1,75,000 हाजी होता है। तो 1,75,000 हाजी को पहला फ्लाइट होना है, ठीक है। सऊदी अरब तो वीज़ा देगी, जो चार्ज लेना है वो चार्ज लेके आपको वीज़ा प्रोविज़न करवाएगी, वो तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा। दूसरा मसला आता फ़्लाइट का, आप जो फ़्लाइट चॉइस करेंगे, जैसा कि एक बात मैं आपको थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में बताया कि सऊदी एयरलाइंस को हमने बात की थी, तो हमारा हाजी का आने जाने का अप एंड डाउन टिकट होता है 35,000, हमने 70,000 दिया है। अच्छा, डबल दिए। क्यों दिए? कि वो फ्लाइट आपको ड्रॉप करने के बाद वापस एम्प्टी रिटर्न आती, उसका भी हमको चार्ज देना पड़ा। वरना अगर हज कमेटी कंडीशन करती कि भाई आप फ्लाइट है, हमें प्रोविज़न दीजिए, खाली हमारे हाजी को लेके जाना है, जब हाजी वापस आएंगे हमको आने का देना है। हज सब्सिडी के जो
रखने की वगैरह जो बात लेकिन सब्सिडी तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में सब्सिडी थी, उसके बाद सब्सिडी को नरेंद्र मोदी जी निकाल दिया गया, क्योंकि ये तो काफ़ी दिन से चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। हमारे क्या वजूहात हैं सर? वजूहात क्या, हमारे ही मुस्लिम के जितने भी उलमा इकराम हैं उस बात को दबाव दे रहे थे और एक बता रहे थे कि हमको हाजी को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? कि हमारे हाजी अपना खुद का पैसा जमा करके जितना हज को लगेगा उतना हज के लिए दे के जाते हैं और आप सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मोदी जी उसको सब्सिडी निकाल दिए। तो लेकिन मोदी जी सब्सिडी निकालने के बाद लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में ही जाते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए, आप गवर्नमेंट से आपका सिलेक्शन होता है हज को जाने के लिए। हम एग्जाम्पल इस साल 4 लाख रुपए लिए, प्राइवेट में 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक चला है। अच्छा। तो आपको एक तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में जाते हैं, आपकी पूरी हाजी की निगरानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में रहती है। आप जहाँ जाएंगे पूरा गवर्नमेंट आपको कवर करेगी, एम्बेसी करेगी, वहाँ पे आपको पूरा जो है मशीनरी काम करेगी। आपको जहाँ भी है वहाँ पूरे गवर्नमेंट के हो डॉक्टर्स आपको हेल्थ के लिए देखेंगे और वहाँ पे जो भी हमारे वॉलंटियर्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट जाता है, वो आपको कवर करते रहेंगे। आप कहाँ मिसिंग है, क्या है, ये तो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी ही काम करती है ना। तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट का तो पूरा रोल ही होता है। अब रहा सब्सिडी का मसला, सब्सिडी लोग नहीं चाह रहे थे, गवर्नमेंट भी सब्सिडी निकाली और पूरा मुसलमान समाज भी इसको एक्सेप्ट किया है। सब्सिडी निकालने से हमें तकलीफ नहीं है, हमारी जो हैसियत है हम उतना पैसा दे के हज को जाते हैं और हमारी ज़ियारत कंप्लीट करके। बस अब तक कोई अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है कि कब से फ्लाइट्स वगैरह जाएंगी फार्म्स के अदखाल के बाद में, तो क्या मतलब क्या अभी मंसूबा है कि कब से ये शुरुआत हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ जनवरी 1 को 90% हमारा एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च होगा। अभी कुछ देर पहले बात हुई है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो नए कंडीशंस हैं, नए जो गाइडलाइंस हैं उसमें इंक्लोज करने की वजह से शायद देरी हो रही, नहीं तो जनवरी 5, 2023 तक इंशाल्लाह हमारे डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च होंगे और काफ़ी टाइम मिलेगा हाजियों को एप्लीकेशन और अमाउंट भी पता चलेगा स्टेज बाय स्टेज कितना आपको अमाउंट लगता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ स्टेट हज कमेटी कर्नाटक के जो चेयरमैन हैं रऊफ कचेरीवाला साहब, और इस वक्त हज मिशन 2023 के ताल्लुक से कुछ अहम बातें जो यकीनन आप लोगों को तशवीश थी कि किस तरह हज होगा, क्योंकि पॉलिसी अभी आई नहीं है और फार्म्स दाखिल करने की बातें कही जा रही थी। तमाम चीज़ों का हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम में तज़किरा किया है। तो बगौर आपने इसको मुलाहिज़ा किया होगा, यकीनन ये इसके सुनने से आपको बेहद जाने की एक रहनुमाई भी मिल रही होगी। तो इसी के साथ ही मुझे और हमारे मेहमान जनाब रऊफ कचेरीवाला साहब को दीजिए इजाज़त। हम यहीं पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।